ठीक, हाल रोकिए ज़रा बेटे, ठहर, शुक्रिया। शुरू करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कल हमने ओरिएंटेशन लेक्चर दिया था और उसमें जो बातें डिस्कस हुई थी, एक तो ये कि आपके कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में एक आपको ब्रीफ सा इंट्रो दिया गया था, जिसमें कॉस्ट क्या है वो डिस्कस किया, इसमें मैनेजमेंट क्या होती है वो डिस्कस किया, फिर अकाउंटिंग क्या होती है ये डिस्कस किया। एक ये कल की डिस्कशन थी। फिर दूसरी डिस्कशन हमारी थी कि हमारा सिलेबस क्या है आई कैप का, और इसमें पास्ट पेपर्स के हवाले से कैसे सिलेबस डिवाइड किया गया है, या जैसे मैंने आपको बताया कि सिलेबस के 3 मेन ग्रिड्स हैं। ग्रिड ए है, ग्रिड बी है, ग्रिड सी है। ग्रिड ए के अंदर जो कॉस्ट के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं, मटेरियल होता है, लेबर होता है और दूसरे रिलेटेड एंसिलरी एक्सपेंसेस होते हैं। तो पहले ग्रिड में उन तीनों को फोकस किया गया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, और इसमें चैप्टर जो आई कैप की बुक में हैं वो 4 हैं। हमारी बुक में इंशाल्लाह आपको मोस्ट प्रोबेबली विद इन अ वीक वो बुक मिल जाएगी, लेकिन उसका चैप्टर नंबर 1 आपके पास है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें 5 चैप्टर्स हैं, क्योंकि पहला चैप्टर ये जो आपके पास है इंट्रोडक्शन का, ये उसमें नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी बेसिक चीज़ें हैं जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट के स्टूडेंट को पता होनी चाहिए। इसमें वो टर्म्स हैं जो फ्रीक्वेंटली बार बार डिस्कस होंगी, तो हमें इसका पहले से ही आइडिया होना चाहिए कि हमने कॉस्ट एंड मैनेजमेंट में कौन सी अहम टर्म्स हैं जिनको हमने फोकस करना है। लिहाजा वो यहाँ पर एक एडिशनल चैप्टर है, ये आई कैप की बुक में चैप्टर नहीं है। इसी तरह दूसरा ग्रिड जो है सिलेबस आपका ग्रिड ए में है, ग्रिड बी में है और ग्रिड सी में है। ए में मैंने बताया स्कीम इसकी है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, उसको डिस्कस किया गया है, मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड्स को, और फिर 4 चैप्टर्स हैं, 2 मटेरियल के, 1 लेबर का, 1 ओवरहेड्स का। हमने अपनी किताब में 5 चैप्टर्स डाले हैं इंट्रो को शामिल करके। अच्छा, इनकी जो वेटेज है एग्ज़ाम की, इसमें 3 to 4, और 3 to 4 से मुराद आप समझ लीजिए 30 to 40% पेपर। ठीक, इसमें जो एग्ज़ाम वेटेज है वो 20 to 30, ठीक, मीन्स 2 to 3 क्वेश्चंस गो। इसमें चैप्टर ज़्यादा होंगे। इसमें आता है कॉस्ट फ्लो। पहले चैप्टर्स में, पहले ग्रिड में आपको यह बताया जाएगा कि कॉस्ट किन किन आइटम्स पर मुश्तमिल होती है। दूसरे में बताया जाएगा, दूसरे ग्रिड में, कि कॉस्ट फ्लो कैसे करती है, रिकॉर्ड कैसे की जाती है, समराइज कैसे की जाती है, प्रेजेंट कैसे की जाती है। इसमें चैप्टर्स आपके तकरीबन 7 चैप्टर्स हैं बुक के अंदर, आई कैप की बुक के अंदर। हमने उसी पैटर्न के ऊपर अपनी बुक भी बनाई है, यानी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स हमारी बुक में भी वही हैं, लेकिन मैटर थोड़ा सा डिफरेंट है। उस मैटर में जो आपकी प्रैक्टिस एग्जांपल्स हैं वो आई कैप वाली हैं, अच्छी एग्जांपल्स हैं, उनको हमने थोड़ा कहीं कहीं जहां ज़रूरत हुई मॉडिफाई किया है। प्लस उसमें पास पेपर्स हैं, हमने भी बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम्पल्स, कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स और आई कैप के पास पेपर्स, ये आपको हर चैप्टर में मिलेंगे। तो चैप्टर्स के एतबार से यहाँ पर नंबर ऑफ चैप्टर्स ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता। बाज़ औक़ात 2-2, 3-3 चैप्टर से मिल के सवाल आ जाता है कि कॉस्ट फ्लो कैसे करती है, कॉस्ट रिकॉर्ड कैसे की जाती है, और कॉस्ट को समराइज करके रिपोर्ट कैसे किया जाता है। ये ग्रिड बी है। उस ग्रिड बी में फिर मैं बता दूं तकरीबन 6 चैप्टर्स हैं, लेकिन सवाल जो हैं वो 2 से 3, यानी 20 to 30% वेटेज होगी एग्जाम में। उसके बाद आपका ये सेक्शन आ जाता है डिसीजन मेकिंग का सेक्शन। ये कॉस्ट एलिमेंट्स का सेक्शन है, ये कॉस्ट के फ्लो का सेक्शन है, यानी कॉस्ट क्या क्या होती है। इस सेक्शन में कॉस्ट को किस तरह रिकॉर्ड और रिपोर्ट किया जाता है, और इस सेक्शन में उस कॉस्ट की इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए डिसीजंस कैसे लिए जाते हैं। मेन चीज है डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हम कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं और मैनेजमेंट भी पढ़ रहे हैं। तो कॉस्ट में तो कॉस्ट क्या है, इसको रिकॉर्ड कैसे किया, और फिर उसकी बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो हमने ली, उस इंफॉर्मेशन को सामने रख के डिसीजंस कैसे किए,
कल आपको मैंने बताया था कि मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग, कि ये सब डिसीजंस होते हैं। तो इसमें ICAP की बुक में चैप्टर्स हैं 3, ठीक। एक CVP एनालिसिस है, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट पे इफेक्ट क्या है, उस पर डिसीजंस कैसे लेंगे, डिटेल में हम बात करेंगे। फिर डिसीजन लेने में रेलिवेंट चीजें कौन सी होती हैं, डिसीजन इररेलेवेंट एलिमेंट्स को, इंफॉर्मेशन को देख के नहीं लेना चाहिए, जो रेलिवेंट हो, रिलेट करे, उसको सामने रख के डिसीजन लेना चाहिए। तो ये दूसरा और तीसरा चैप्टर है आपका इटसेल्फ डिसीजन मेकिंग। तो ये आपकी पूरी बुक है। ICAP की बुक में इसके 15 चैप्टर्स हैं, हमारी बुक में एक एडिशनल ये वाला, तो 16 चैप्टर्स हो गए। इसमें भी जो एग्जाम वेटेज है वो 3 to 4 क्वेश्चंस हैं, 3 to 4 क्वेश्चन, यानी 30 to 40%, सही। तो अब इसमें चैप्टर्स 3 हैं, सवाल 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं। 3 तो चैप्टर्स हो गए, हर एक में सवाल आने की पूरी उम्मीद है। अब चौथा सवाल ऐसे होता है कि ग्रिड A के साथ या ग्रिड B के साथ, हर एक चीज के साथ डिसीजन का ताल्लुक है। जैसे ग्रिड A में मैंने कहा एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मटेरियल कितना खरीदना है, कब खरीदना है, किससे खरीदना है, किस कीमत पे खरीदना है, डिसीजन हो गया ना। तो अब यहां पर भी डिसीजन मेकिंग आ गया। दूसरा आ गया लेबर, किस लेबर की क्वालिटी चाहिए, कितनी अमाउंट में चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, कितनी चाहिए, ये भी डिसीजन आ गया। तो वो यहां से उठा फिर यहां पर फिर आ गया। इसी तरह ओवरहेड्स, फिर कॉस्ट फ्लो को आपने लेकर कैसे चलना है कॉस्ट को, वो भी। तो डिसीजन मेकिंग इन दोनों ग्रिड्स के ऊपर भी ब्लेंड हो जाएगी। तो लिहाजा इस तरह 3 से लेके 4 सवाल, और इसकी जो अभी अटेम्प्ट हुई है उसमें तकरीबन ये वाला पैटर्न, यहां पर उसने 3 करके 9 या 10 सवाल थे, उसने ये पैटर्न फॉलो किया है। लेटेस्ट पेपर जो है वो नई स्कीम के मुताबिक आया है, और उसमें ये और ये पैटर्न फॉलो हुआ। पहले 7 सवाल आते थे पुरानी स्कीम में, हालांकि सिलेबस 30% से ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। जो पुरानी स्कीम थी उससे 30%, बल्कि थोड़ा इससे ज्यादा रिड्यूस हुआ, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। इसका मतलब है हर वो चैप्टर जो आप पढ़ेंगे उसके टेस्ट होने के चांसेस और बढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको फोकस करके अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो ये कल मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि सिलेबस 3 हिस्सों में बटा हुआ, और बड़ी इसके अंदर एक आइडियोलॉजी है कि पहले बच्चे को बताओ कॉस्ट क्या क्या होती है, फिर इसको बताओ इसको रिकॉर्ड कैसे करना है, रिपोर्ट कैसे करना है, फिर उसको बताओ ये जो रिकॉर्डेड रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन है इसकी बेसिस पे अच्छा डिसीजन कैसे लेना है। ठीक हो गई बात। तो ये आपका सिलेबस है। साथ साथ मैंने आपको उसका लॉजिक भी बताया कि उन्होंने इस सिलेबस की यूं डिवीजन क्यों की है, ठीक, आपको डिसीजंस तक लेके गए। तो ये सिलेबस था। पास पेपर्स डिटेल में तो अभी मैं ऑब्वियसली नहीं डिस्कस कर सकता, अगर आपको थोड़ा सा देखना हो तो मेरी वो वीडियो मौजूद है, आप में से देखिए भाई दी कल किसी ने जाके, तो उसमें मैंने पास पेपर का पूरा एनालिसिस है पिछली 10 अटेम्प्टों के अंदर, किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आए। लेकिन यहाँ पर मैं समझता हूँ कि उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं है, जो देखना चाहे वो उसको देख ले। मैं लेटेस्ट अटेम्प्ट की आपके साथ बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी नई स्कीम के ऊपर सिर्फ एक ही अटेम्प्ट अभी तक टेस्ट हुई है, और इंशाल्लाह आगे टेस्ट होती चली जाएंगी। तो उसमें मैंने आपको बता दिया 3 इधर से है, 3 इधर से है, 3 इधर से, तकरीबन 9 सवाल हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ गई। बहुत डिटेल देखना चाहते हैं, जिसके ऊपर मैंने तकरीबन 5-6 मिनट लगाए हैं पास पेपर्स एनालिसिस के ऊपर, आप वो वीडियो देख लें। लेकिन जैसे जैसे हम ये करेंगे इंशाल्लाह आपके सामने चीज़ें स्मूथली आती रहेंगी। तो पास पेपर्स को मैंने डिस्कस कर लिया। फिर उसके बाद हमने कहा था हमारी अप्रोच क्या होगी, कल ये डिस्कशन हुई, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि आज कुछ स्टूडेंट्स और भी आए हैं। अप्रोच के अंदर सबसे पहले रिसोर्स है। रिसोर्स हमारा रिसोर्स होगा मेनली हमारा स्टडी टेक्स्ट, क्रेसेंट का अपना, विच इज डिजाइंड इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ICAP सिलेबस। वो ICAP के सिलेबस के एतबार से, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस का एक्सट्रैक्ट, एक तो होता है आपकी थ्योरी एक्सट्रैक्ट्स, वो तो वहाँ से भी हमने लिए हैं, खुद से भी उसको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में हमने किया है। लेकिन जहाँ तक क्वेश्चंस की बात है तो हमने ICAP ने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो अच्छे क्वेश्चंस थे, हमने उसको फॉलो किया है। ऑलमोस्ट वही सवाल आपको यहाँ पे दिए जाएंगे, प्लस पास पेपर्स हैं। तो 3 तरह के सवाल हो गए। एक, जब हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे तो उसके साथ उसकी रेलेवेंट एग्जाम्पल, फिर जब वो सारे कॉन्सेप्ट्स और उनकी रेलेवेंट एग्जांपल्स हो जाएंगी तो फिर उनके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस, वो भी ICAP के।
बहुत अच्छे सवाल दिए हुए हैं। फिर जब ये हो जाएंगे तो फिर उसके साथ पास पेपर्स, ताकि जब आपका एक चैप्टर या टॉपिक डिस्कस हो तो आप उसको कंप्लीट करने के बाद सेटिस्फाइड हो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतना नॉलेज भी आ गया, प्रैक्टिस भी हो गई कि इंशाल्लाह अभी ये इस चैप्टर के बाद अगर ICAP का कोई सवाल आ गया तो वी आर सफिशेंटली रिसोर्स्ड, हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं। तो मेन अप्रोच ये होगी, हमारी टेक्स्ट बुक खासी काफ़ी है अल्लाह के फजल से, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स की थ्योरी भी मौजूद है, उसमें आपके एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, उसमें आपकी कॉम्प्रीहेंसिव एग्जाम्पल्स भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को एक ही साथ डिस्कस किया गया है, और साथ साथ उसमें ICAP के पास पेपर्स की भी कॉम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन बैंक मौजूद है। तो ये हमारा रिसोर्स होगा। अच्छा, जहाँ मुझे ज़रूरत होगी तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ किसी दूसरी प्रोफेशनल बॉडी के, जैसे ACCA है, ICAW है या CMA है, तो इनके जो सवालात होंगे जो मैं समझूंगा कि आपको मज़ीद करवाने चाहिए तो वो हम इंशाल्लाह करेंगे। आपको मैंने बताया था कि इसका डेडलाइन जो है हमारे सेशन की क्या बताई थी जी, 31 जुलाई तक इंशाल्लाह हम इसको एंड कर लेंगे। गो इस दफ़ा आपको पता है रमज़ान की भी छुट्टियां आएंगी, ईद के साथ, छोटी ईद के साथ फिर बड़ी ईद भी है, उसकी भी कुछ छुट्टियां हमने उसको कैटर किया है, हमने उसको ज़हन में रख के ये डेडलाइन किया, प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है। फिर इसका हमारी कोशिश होगी कि पहले 10 दिन के अंदर अंदर, अगस्त के पहले 10 दिन में आपकी कॉम्प्रीहेंसिव रिवीजन हो जाए 20 to 30 आवर्स की, ताकि जो कुछ हमने पूरे सेशन में पढ़ा उसको पॉलिश करके, रिफाइन करके हम कैपिटलाइज कर लें और एग्जाम में जाने के लिए हम फिजिकली मेंटली पूरे तरीके से तैयार हो जाए। तो ये कल हमने कुछ बातें की। ठीक, आपका अब कोई सवाल हो तो प्लीज। जी प्लीज प्लीज। एक जी चैप्टर्स, हाँ बिल्कुल, देखें वो इंशाल्लाह जब मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ ना तो उसमें ऐसा कोई पार्ट जो कि अगले चैप्टर से रिलेट करता हुआ हम उसके ऊपर स्टार लगाएंगे कि ये नेक्स्ट चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। और कोई सवाल? MCQs एज सच पूछे नहीं जाते स्पेसिफिकली, लेकिन बाज़ औक़ात सवाल में 2-3 नंबर वो पूछ लेता है, तो 2-3 नंबर का मतलब होता है MCQ। MCQ का मतलब ये है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। ठीक, तो वो आ सकते हैं 2 से लेकर 5-7 नंबर तक, लेकिन फॉर्मली MCQs नहीं पूछे जाते। किसी बड़े सवाल के साथ वो पूछ लें तो पूछ लें। और कोई बात? शुड वी प्रोसीड? कॉस्ट क्या है जरा रिपीट कर लें 2 मिनट में। वट एवर वी इनकर टू परचेज और टू मैन्युफैक्चर। अच्छा, आपने अपनी बुक यहां पे देखी होगी, देखी कल जाके आपने नोट्स देखे? इसमें यहां पर एक और बात भी लिखी हुई है, टू एक्वायर और टू मैन्युफैक्चर सम एसेट, लिखा हुआ। तो आपका सवाल आना चाहिए था। मैं आपसे अब पूछता हूं कि ये एसेट क्या होता है? एसेट को डिफाइन करें बस। हाँ, एक्चुअली एसेट इज योर फ्यूचर बेनिफिट। ये फिजिकल भी हो सकता है और अनफिजिकल भी हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल वो आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपने सुना होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं जो अपने स्टूडेंट से ये डिस्कशन कर रहा हूं, वीडियो लेक्चर्स बन रहे हैं, ये मेरी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन हार्ड फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म के अंदर ही लेक्चर्स हैं। ठीक, या किसी बंदे की एक गुडविल होती है। मसलन हमारे यहाँ पे टीचर्स हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स उन टीचर्स के पीछे आए हुए हैं, तो वो कोई फिजिकल फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही, लेकिन उसकी गुडविल जो है वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगी। असल में एसेट क्या है? इट इज अ फ्यूचर बेनिफिट। इट मे एग्जिस्ट इन फिजिकल फॉर्म और मे नॉट एग्जिस्ट इन फिजिकल, इट मे बी हाइपोथेटिकल, थ्योरेटिकल, इमेजिनरी, लेकिन इट एग्जिस्ट्स, ये होता है। ठीक, तो लिहाजा अगर आप किसी चीज को आप कर रहे हो, भाई नोट्स चाहिए किसी को? ये जरा जल्दी जल्दी कर दें, ये फिर वो डिस्टर्बेंस होती है। तो लिहाजा आप किसी ऐसा एसेट जैसे आपकी गुडविल है, ये इधर दीजिए, उसको भी बनाने में अगर आपका कोई एक्सपेंस हो रहा है तो उसको भी हम कॉस्ट कहेंगे। ठीक, तो ये कॉस्ट क्या है? आपने अमाउंट इनकर की अपने किसी एसेट को बनाने के लिए,
चीज भी जब खरीदते हैं, अब आप लोगों ने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग पढ़ी है, आप कोई चीज खरीदते हैं तो उसका चूंकि मुझे फ्यूचर बेनिफिट होगा ना, आई कैन ट्रीट इट एज एन एसेट। एसेट इज योर फ्यूचर बेनिफिट, सिंपल इज दैट। ठीक, तो आप उसको मैन्युफैक्चर करें, परचेज करें या कोई और एसेट आप बनाने के ऊपर खर्च करें, तो जो अमाउंट आप खर्च कर रहे हैं उसको हम कह देते हैं कॉस्ट। क्लियर? फिर हमने बात की मैनेजमेंट क्या है। हमने कहा मैनेजमेंट एक्चुअली इट्स अ ब्लेंड ऑफ मेनी एक्टिविटीज, बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, उन सबको कोऑर्डिनेट कर दें, उन सबको ऑर्गेनाइज कर दें, तो वो काम मैनेजमेंट कहलाता है। ठीक, उसमें हमने कहा मिसाल के तौर पे कौन सी एक्टिविटीज होती हैं जिनको आपने कोऑर्डिनेट करना है, आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करना है। वो हमने कहा मिसाल के तौर पे प्लानिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, और आपके हवाले से सबसे अहम जिसके लिए आप ये सारा कुछ पढ़ रहे हैं वो है फाइनेंशियल एक्टिविटी। तो इन सारी चीजों को आपस में इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करवाना, कोऑपरेट करवाना, ताकि क्या हो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो। सही। और इसी सिलसिले में सबसे अहम चीज जो मैनेजमेंट में की जाती है, जो मैनेजमेंट ने करनी होती है, डिसीजन मेकिंग। एक्चुअली मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट डिसीजन। मैंने आपको ब्रैकेट में लिख के दिया था कि अगर मैनेजमेंट को मैं एक नाम के साथ सिनोनिम करूं, उसका पैरेलल नाम दूं, तो वो मैंने कहा था मैनेजमेंट इज व्हाट? इट इज डिसीजन मेकिंग। इट इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग हमने कहा था अच्छा डिसीजन कौन सा होता है? इनफॉर्म्ड। और इनफॉर्म्ड डिसीजन का क्या फीचर होता है? विच इज बेस्ड ऑन कंक्रीट, अनपैरेलल, सॉलिड, ट्रूथफुल, ट्रस्टफुल इंफॉर्मेशन पे बेस करें, वो डिसीजन अच्छा होता है। अगर गलत इंफॉर्मेशन पे डिसीजन लिया तो डिसीजन बुरा, और जब डिसीजन ही बुरा होगा तो फिर आपका वो जो ऑब्जेक्टिव है वो कभी मीट नहीं हो सकता। तो लिहाजा मैनेजमेंट इज एक्चुअली अबाउट टेकिंग डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेटेड थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू आप इंफॉर्मेशन लेते हैं, और फिर जब आपने डिसीजन लेना है तो उस उसे को हमने मैनेजमेंट कह दिया। इज इट क्लियर? और अकाउंटिंग हमने कहा किसी भी चीज को रिकॉर्ड करना, समराइज करना, रिपोर्ट करना, वो अकाउंटिंग कहलाता है। ये हमने कल बातें की थी। कुछ सवाल हो तो पूछिए। श्योर, लेट्स प्रोसीड टू आवर टुडेज लेक्चर। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स भी देख रहे होंगे, उनके पास ये नोट्स होने चाहिए। इंशाल्लाह ये साथ ही आज हम आपको पीडीएफ में ये अवेलेबल कर देंगे। डस्टर, गुड यार, यू आर ए गुड मैनेजर। देखो अब मैंने डिसीजन लिया, फौरन इधर आ गया, बेस्ड ऑन सर्टेन इंफॉर्मेशन। चलिए अब हम इससे मिलता हुआ एक और टॉपिक डिस्कस करते हैं। आपके नोट्स में ये मौजूद है। वो टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। 3 तरह की हमने डिफरेंस है 3 तरह की अकाउंटिंग्स में। एक आएंगे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस। अकाउंटिंग हमने 3 तरह की यहां पर देखनी है। आपने तकरीबन एक तो पढ़ी हुई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, साथ हम देखेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग, और तीसरी हमने पढ़ी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक, इन तीनों में क्या फर्क है वो हम आज देखते हैं। पहला पॉइंट हमारा हो गया, ये आपके पास बुक में मौजूद है, इसमें नोट्स में मौजूद है, अब इसको भी पढ़ सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, समझ लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस द ऑब्जेक्टिव। मकसद क्या है जनाब? मकसद क्या है? अच्छा, मकसद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का आप लोगों ने पढ़ी है ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना और उससे एक प्रॉफिट की जो पिक्चर है या बिजनेस की जो पिक्चर है उसको रिवील करना, उसको प्रेजेंट करना किसी के सामने। तो यहां पर यू कैन रीड इट के टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस टू डिटरमिन फाइनेंशियल पोजीशन। तो मैं ये कह सकता हूं डिटर्मिनेशन ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक होगी बात? अच्छा, एक और बात ध्यान में रखिए, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जब आपने पढ़ा IFRS, IFRS किसका मुखफ़फ़ है? इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। और इसमें मैं एक और वर्ड का इजाफा करूंगा, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग। अच्छा, एक्सटर्नल से मुराद क्या है? टू दोज, रिपोर्टिंग करनी है एक्सटर्नल पार्टीज को। एक्सटर्नल पार्टीज कौन सी? वो हु आर नॉट फिजिकली इन्वॉल्व्ड इन रूटीन ऑपरेशंस, शेयर होल्डर्स, जनरल पब्लिक, गवर्नमेंट अथॉरिटीज, सबको रिपोर्ट करनी होती है ना, बड़ी कंपनीज इन सबको रिपोर्ट करते हैं। सो एक्सटर्नल से मुराद ये है, दीज आर रिलेटेड पार्टीज। ये नहीं मैं कहूंगा अनरिलेटेड पार्टीज, रिलेटेड पार्टीज हैं, लेकिन दे आर नॉट फिजिकली इन्वॉल्व्ड इन डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। ये डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एक्सटर्नल। दे आर रिलेटेड, मतलब जिन्होंने पैसे दिए हैं, शेयर होल्डर्स, रिलेटेड तो हैं। गवर्नमेंट जिसने पूरे मुल्क की इकोनॉमी को, इंडस्ट्री को चलाना है, रिलेटेड तो हैं। जनरल पब्लिक जिनके ऊपर इनकी पॉलिसीज का, प्रोसीजर्स का, डिसीजन का डायरेक्ट इफेक्ट होना है, वो भी रिलेटेड हैं। इन सब को मिला के एक टर्म बोली जाती है, अगर आपके जहन में हो किसी को, ऑल दीज पार्टीज इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स, गवर्नमेंट, जनरल पब्लिक, स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर का क्या मतलब? यानी होल्डर्स ऑफ ए सर्टेन इंटरेस्ट। इनका कोई ना कोई मफाद वाबस्ता है उस रिपोर्टिंग के साथ, उस कंपनी के साथ, उसकी एक्टिविटीज के साथ, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो जैसे आपने कहा जनाब, जिन्होंने पैसा लगाया वो तो डायरेक्टली इफेक्ट होंगे ना, प्रॉफिट आया तो इनको आएगा, लॉस हुआ तो इनको होगा, ये डायरेक्टली इफेक्ट हो गए। जनरल पब्लिक, इसके प्रॉफिट और लॉस से तो उनका ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन ये जो चीजें बनाएंगे, मार्केट में बेचेंगे, वो उसको यूज तो अल्टीमेटली जनरल पब्लिक नहीं करना है, और इनकी एक्टिविटीज का जो इफेक्ट होना है वो तो जनरल पब्लिक में होना है जाके। मिसाल के तौर पे ये चीजें बहुत महंगी कर देते हैं, हमारे मुल्क में जैसे होता है, कार्टल्स बना लिए जाते हैं, आपस में इंडस्ट्री एक दूसरे के ज्वाइन हैंड्स कर लेती है, प्राइस को वहां पे ले जाती है। तो ये प्राइस की जो इन्फ्लेशन होगी, महंगाई होगी, इससे अब कौन लोग इफेक्ट होंगे? जनरल पब्लिक। तो इनका एक इंटरेस्ट तो साथ अटैच हो गया ना, इंटरेस्ट गो प्रॉफिट एंड लॉस में हिस्सा नहीं है, लेकिन बिजनेस की एक्टिविटी के साथ इनका ताल्लुक डेफिनेट है, तो लिहाजा देयर इंटरेस्ट इज एट स्टेक। इट मे गो इन द फेवर ऑफ जनरल पब्लिक और इट मे गो अगेंस्ट द जनरल पब्लिक। तो ये भी हो गए स्टेक होल्डर। इस गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सबसे बड़ा मुझे थोड़ा स्टेक बताइए किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ। टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये गवर्नमेंट खुद से नहीं कर सकती। आप कहें जनाब अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर दे गवर्नमेंट, जब तक उसके पीछे इंडस्ट्रियल बैकअप नहीं होगी गवर्नमेंट नहीं कर सकती। इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाए, जब तक इंडस्ट्रियल बैकअप ना हो गवर्नमेंट नहीं कर सकती। तो इन सारों का ताल्लुक गवर्नमेंट के साथ है, गवर्नमेंट भी फिर स्टेक होल्डर हो गई, तो इन सब का इंटरेस्ट होता है। तो ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग के अंदर एक्चुअली आप स्टेक होल्डर्स को, लेट मी यूज मोर अप्रोप्रिएट वर्ड, स्टेक होल्डर्स को रिपोर्ट करते हैं, एंड स्पेशली हु आर नॉट physically involved in activities of business. Is it clear? एक्सटर्नल से। तो यहां पर मैंने कहा ये जो रिपोर्टिंग है ये किसको है? आपने कहा स्टेक होल्डर्स। अब आप इसमें खुद से बेशक ऐड कर लीजिए कि इसमें शेयर होल्डर्स तो हैं, फिर इसमें गवर्नमेंट भी है, फिर इसमें जनरल पब्लिक भी है। इनको जो रिपोर्टिंग हो रही है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का मकसद ये है कि भाई इनको बताओ। अच्छा, इधर भी आपको वही चीज, डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन, डिटर्मिनेशन ऑफ
फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर ही आते हैं। फाइनेंशियल पोजीशन है एंड रिपोर्टिंग टू, यहां पर मेन फर्क है, टू इंटरनल स्टेक होल्डर्स। इंटरनल स्टेक होल्डर्स, इनका ताल्लुक इंटरनल स्टेक होल्डर्स के साथ। इंटरनल से मुराद क्या, एक्सटर्नल से मुराद मैंने क्या बताई थी? एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स कौन से हैं? हु आर नॉट इन्वॉल्व्ड, मैंने तारीफ की, हु आर नॉट physically involved in day-to-day operations of the company. They might be involved in the decision making of the company as shareholders are. Shareholders decision लेते हैं। मैंने external party उनको नहीं कहा कि जो decision लें या ना लें, मैंने कहा जो रूटीन में डे टू डे ऑपरेशंस में इन्वॉल्व ना हो उनको कहा एक्सटर्नल। किनको कहा एक्सटर्नल? who are not involved in day-to-day routine operations of the business। बात समझ में आई? फिर इंटरनल कौन से होंगे? who are physically involved in day-to-day operations of the business। simple, who are involved in, ये बड़ी बुनियादी सी बातें हैं, इन रूटीन ऑपरेशंस। बात समझ आई? जो रूटीन ऑपरेशंस में इन्वॉल्व नहीं है, स्टेक उनका है, अफेक्ट वो होते हैं, लेकिन रूटीन में इन्वॉल्व नहीं होते। ठीक हुई बात? और जो रूटीन में इन्वॉल्व होंगे वो भला कौन से, ये मैं इधर ही, आप नोट्स में बेशक कर लीजिएगा। आपने कोई ऐसी शक्ल देखी है आपने पीआरसी में या कहीं पढ़ी है? इसको कहते हैं मैनेजमेंट पिरामिड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, शुरू में आपको पता होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट पिरामिड। पिरामिड समझते हैं क्या? एहरामे मिस्र, एहरामे मिस्र, actually it is a universally accepted sign of strength। हजारों साल गुजर चुके, आज के साइंसदान भी इस मिस्ट्री को एड्रेस करने में नाकाम नजर आते हैं। यार ये उस वक्त में कैसे इतने सुपर स्ट्रक्चर्स खड़े हो गए, इतनी सारी उसके अंदर मिस्ट्रीज हैं, दोज आर येट टू बी एड्रेस्ड। बहरहाल, तो पिरामिड एक्चुअली इज ए साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो इसमें 3 लेवल्स होते हैं, ये मैं आपको अभी से बता दूं, हर जगह ही काम आएंगे। ऊपर वाले लेवल को क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजिक लेवल, इधर टैक्टिकल, मैनेजेरियल कह लें, और इधर ऑपरेशनल। ये सारी चीजें समझेंगे तो भाई आगे ये सब बेस बन रही है, ये सब बेस बन रही है। काम किन्होंने करना है, कैसे कैसे काम किया जाता है? स्ट्रैटेजिक मीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस, डायरेक्टर परचेज, डायरेक्टर प्लानिंग, डायरेक्टर सेल्स, डायरेक्टर फाइनेंस, जो आप लोग इंशाल्लाह, ठीक। मैनेजेरियल्स, इसमें मैनेजर्स, ऑपरेशनल्स, इसमें वर्कर्स, इसमें वर्कर्स, ऑपरेशनल लेवल। ठीक है बात? हर ऑर्गेनाइजेशन में नीचे नजर नहीं आ रहा, ये नजर नहीं आ रहा, अच्छा मैं ऊपर कर देता हूं। अभी फिलहाल ये नजर आ रहा है, ये लो, मैंने कहा ये है मैनेजमेंट पिरामिड। ऊपर का लेवल हो गया स्ट्रेटेजिक, मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये लेवल हो गया टैक्टिकल या मैनेजेरियल,
ये लेवल हो गया ऑपरेशनल या वर्कर्स, ये मैनेजर्स। तो मैं असल में आपको समझाना चाह रहा हूं रूटीन एक्टिविटीज कौन लोग परफॉर्म करते हैं। हमने कहा एक्सटर्नल पार्टीज रूटीन एक्टिविटीज नहीं परफॉर्म करती, ठीक। तो रूटीन एक्टिविटीज कौन लोग परफॉर्म करते हैं? इन ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस चलाते हुए सबसे ऊपर रूटीन एक्टिविटी में मेजर डिसीजंस, लॉन्ग टर्म डिसीजंस ये डायरेक्टर्स लेते हैं। उन डायरेक्टर्स का लिया हुआ डिसीजंस ये लोग कैरी करते हैं और फिर ये उसको एग्जीक्यूट करवाते हैं इनसे। एक्चुअली डिसीजंस इधर होते हैं, ऑपरेशंस इधर होते हैं, और ये जो मैनेजर्स हैं दे आर ब्रिज इन बिटवीन दीज टू। ये डिसीजंस को लेंगे, वर्कर्स तक पहुंचाएंगे, वर्कर ने जो काम किया उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, डायरेक्टर्स तक पहुंचाएंगे, फिर वो डायरेक्टर उस किए हुए काम की इंफॉर्मेशन को लेकर डिसीजंस लेंगे, फिर वो डिसीजंस मैनेजर्स को देंगे, फिर वो मैनेजर्स उन डिसीजंस को ऑपरेशनल लेवल पे पहुंचाएंगे, फिर जो काम होगा उसकी रिपोर्ट ऊपर भेजेंगे। इस तरह रूटीन में काम चलता है। बात समझ में आ गई? तो स्ट्रेटेजिक लेवल, अपर लेवल, डायरेक्टर्स, ये थोड़े लोग होंगे। ये पिरामिड आपको बता रहा है कि ये इसकी फॉर्मूला, सबसे ऊपर लेवल थोड़े लोग हैं, लेकिन ये टॉप के ऊपर हैं, इन्होंने ही सारी चीजें करनी है। नीचे उसके ज्यादा मैनेजर्स होंगे, डायरेक्टर्स कम होंगे, मैनेजर ज्यादा होंगे, लेकिन थोड़े डायरेक्टर्स के डिसीजंस को इंप्लीमेंट करवाने के लिए जो लोग मैनेज करेंगे सारे रिसोर्सेज को, वो इस लेवल पे आ जाएंगे। फिर मैनेजर्स ने खुद काम नहीं करना होता, इन्होंने काम करवाना होता है इनके डिसीजंस के मुताबिक। तो वो नीचे वर्कफोर्स रखेंगे, वो वर्कफोर्स और इस तरह होगी। सो ये नीचे से आपको इनका कैनवस बड़ा वाइड है, बहुत सारे वर्कर्स हैं। ऊपर जैसे जैसे जाते जाएंगे ये स्क्वीज होते जाएंगे, इनकी तादाद कम होती चली जाएगी। मैनेजर्स और थोड़े होंगे क्योंकि ये सुपरवाइजर्स होंगे। ये सुपरवाइजर्स खुद काम नहीं करते, ये काम करवाते हैं, और जिन्होंने काम किया उनकी इंफॉर्मेशन ऊपर पहुंचाते हैं। और उसके ऊपर सबसे कम होंगे डायरेक्टर्स, और उनके ऊपर एट द टॉप ऑफ द टेप there must be a head of organization who can be called as a chairman or chief executive. ये ऊपर इनको हेड करेगा, अल्टीमेट हेड। उसके बाद डायरेक्टर्स, उसके बाद मैनेजर्स, उसके बाद ऑपरेशंस। और ये ज़हन में रखिएगा नीचे इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, काम करने वाले बहुत सारे हैं, इनको मैनेज करने के लिए इतने लोग नहीं होने चाहिए, थोड़े होने चाहिए। उसके ऊपर स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेने के लिए और थोड़े लोग, और उनके ऊपर ऑब्वियसली देयर मस्ट बी वन एटलीस्ट। ये इंसान की फितरत है कि वो एक कमांडर मानता है, वो दो दो तीन तीन कमांडर से सेटिस्फाई नहीं होता। इज इट सच? इसी तरह पूरी कायनात में एक होगा तो बहुत अच्छा काम चलेगा। खुदा ना खास्ता अगर दो तीन उस लेवल पे आ जाते तो वही आपस में झगड़ते रहते, काम नीचे क्या होता। तो दैट इज द मिस्ट्री बिहाइंड इट। ये समझ में आ गई क्या मैंने बात की अभी? Who are involved and who are not involved in the routine operations of the business. ये लोग हैं involved in the routine operations of business. इनके साथ जो भी एक्टिविटी होगी या ये जो भी करेंगे उसको हम कहेंगे इंटरनल एक्टिविटीज, उसको कहेंगे इंटरनल एक्टिविटीज। इनके बाहर जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग लोग हों, मिसाल के तौर पे स्टेट ऑफ द कंट्री, मिसाल वजीर तिजारत। अब वजीर तिजारत का तो सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर होल्ड है, वो जो मर्जी डिसीजन ले ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर दे। वेरी इन्फ्लुएंशियल, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, बट ही इज नॉट इन्वॉल्व इन द ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस। ही इज नॉट पार्टी इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। वो पार्टी इंटरनल नहीं है बहुत इन्फ्लुएंशियल, है बहुत पावरफुल, एक्सटर्नल हो जाएगी। उसको रिपोर्टिंग करना फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो जाएगी। लेकिन विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन वो लोग जो बिजनेस करने में इन्वॉल्व हैं, इनमें से कोई भी, इनकी रिपोर्ट मैनेजर्स को चली जाए इंटरनल होगी, मैनेजर्स आगे रिपोर्ट पहुंचाए इंटरनल होगी। यानी वो रिपोर्टिंग जो इंटरनल पर्पस के लिए इंटरनल पार्टीज को की जाए, होंगे ये भी स्टेक होल्डर्स, होंगे ये भी स्टेक होल्डर्स, लेकिन ये इन्वॉल्व होंगे डेली रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज में। तो कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक इनसे है, कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक
इनसे है, समझ आ गई बात। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ताल्लुक इनसे भी है, लेकिन प्राइमरीली इन्होंने आगे जो दूसरी कंपिटेंट अथॉरिटीज हैं उनको रिपोर्ट करनी है। इन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चेयरमैन, ये रिपोर्ट करेगा किसको? शेयर होल्डर्स को। ये रिपोर्ट करेगा किसको? एफबीआर को। ये रिपोर्ट करेगा किसको? एसईसीपी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑफ ए कंट्री, ये रिपोर्ट करेंगे। तो मेन फर्क क्या हुआ? मेन फर्क हुआ रिपोर्टिंग का। कॉस्ट अकाउंटिंग में रिपोर्टिंग किसको होती है? विद इन ऑर्गेनाइजेशन, ये मैंने तीनों बता दिया, इंटरनल स्टेक होल्डर्स। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में किसको रिपोर्ट होती है? एक्सटर्नल्स को। ठीक है बात। एंड सेम इज द केस हियर, डिटेल आप पढ़ लीजिएगा। मैनेजमेंट इज आल्सो रिपोर्टिंग टू इंटरनल स्टेक होल्डर्स। ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, ये एक्सटर्नल। अच्छा जी, थोड़ी सी हमें लॉजिक भी पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट में इंटरनल पार्टीज को क्यों रिपोर्ट होती है। वजह यह कि इन्होंने फैसला करना है। हमेशा फैसला वो बंदा करता है जो ग्राउंड में हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं तुम्हें मिसाल देता हूं, क्रिकेट टीम खेल रही है, ग्राउंड में आपकी प्लेइंग 11 है, ग्राउंड में फैसला कप्तान करेगा, हु इज इन द फील्ड। इससे पावरफुल अथॉरिटीज, मैनेजर पीछे बैठा हुआ है, पावरफुल है इससे, कोच पीछे बैठा हुआ है, पावरफुल है इससे, हेड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड रमीज राजा, वो भी पीछे बैठा हुआ है, उसके ऊपर हमारे ठीक है, मतलब समझ गए आप, तो वो भी पावरफुल है। लेकिन डिसीजन किसने करना है? वजीर आजम साहब करेंगे डिसीजन। होते फोन पे लगो, खबरदार इसको ओवर दिया, ओवर इसको दो। कर सकते हैं ना? नहीं करना चाहिए, करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। अच्छा, सीबी बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल का चैन रमीज राजा साहब, वो यार तुम्हें इतना ही नहीं पता कि इस बॉलर को इस वक्त छिक्के पड़ने, नहीं करो। नो, दे शुड नॉट इंटरफेयर डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दे आर इन्फ्लुएंशियल एंड पावरफुल इनफ, है ताकतवर। लेकिन अगर वो यूं फील्ड में आके अपने इन्फ्लुएंस यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो फिर गेम नहीं हो सकती, फिर गेम खत्म हो जानी। सो लिहाजा बिकॉज डिसीजन मेकिंग लाइज विद द पर्सन, होनी ही उसको चाहिए जो कि फील्ड में हो। पावरफुल छोड़े, हो सब जनरल पब्लिक बहुत पावरफुल है, वो तो वजीर आजम को वक्त डाल देती है, वो तो मिनिस्टर्स को वक्त डाल देती है। जनरल पब्लिक का एक इन्फ्लुएंस है भाई, मॉब्स हैं ये, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन वो डिसीजंस नहीं करेंगे। अल्टीमेट बात होगी जहां पर गोइंग कंसर्न कोई सवाल पैदा हो जाए, फिर शेयर होल्डर आता हो, नहीं भाई नहीं, मैनेजमेंट बहुत खराब है, आ जाओ हम डिसीजन करेंगे। वो बड़ी अल्टीमेट एक्सेप्शनल सिचुएशन है, व्हेन दे हैव टू टेक ओवर। हो जाता है ना ऐसे, जैसे हमारे मुल्क में अल्लाह ताला रहम फरमाए कि इस वक्त जनरल पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया गया, तो जनरल पब्लिक अब सड़कों पे शायद फैसले करेगी, हो सकता है असेंबली से बाहर निकल जाए, हो सकता है ना। तो ये एक्सेप्शनल सिचुएशन होती है जो डिकेड्स में कई दफा, एक दफा, दो दफा कभी आ गई। जनरली ऐसे नहीं होता। हम जनरली बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी ऑल अबाउट रिपोर्टिंग, एंड रिपोर्टिंग टू होम? टू दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूटीन डिसीजंस। मैंने एक्सेप्शनल एबनॉर्मल सर्कमस्टेंसेस के डिसीजन नहीं कहा। एबनॉर्मल का ठीक है, पावरफुल अथॉरिटीज ले लेंगी, लेकिन रूटीन में, नॉर्मेलिटीज में कौन लोग डिसीजन लेंगे? जो कि ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं। इज इट ओके? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगा। फिर हम करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज रिपोर्टिंग टू एक्सटर्नल अथॉरिटीज, कॉस्ट अकाउंटिंग इज रिपोर्टिंग टू इंटरनल अथॉरिटीज। लेकिन वहां पर फाइनेंशियल नेचर की इंफॉर्मेशन है, यहां पर भी फाइनेंशियल है, लेकिन ये मैं ब्रैकेट में लिखने लगा हूं, सिर्फ कॉस्ट ओरिएंटेड। कॉस्ट ओरिएंटेड। देखो, फाइनेंस का ताल्लुक ना दो चीजों से होता है। फाइनेंस इनपुट यानी रिसीट्स, चलो मैं रिसीट्स में आ जाता हूं, रिसीट्स और पेमेंट्स। फाइनेंस दोनों चीजों से ताल्लुक रखता है ना, रिसीट्स भी फाइनेंस, पेमेंट्स भी फाइनेंस। अच्छा,
कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पेमेंट की साइड देखी जाती है। पेमेंट मतलब खर्चे। खर्चे किस में होंगे? हमने कहा जनाब 3 तरह की कॉस्ट होती हैं। मटेरियल पे खर्चे हो जाते हैं, लेबर पे खर्चे हो जाते हैं, और जो एक्सपेंसेस हैं, फैक्ट्री रेंट है, बिजली है, और बहुत सारी चीज, इन पे खर्चे हो जाते हैं। तो कॉस्ट से रिलेटेड जो फाइनेंस है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग में उसकी पोजीशन पढ़ेंगे और उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। इट इज नॉट जनरल फाइनेंस, क्योंकि फाइनेंस इंक्लूड्स पेमेंट्स एंड रिसीट्स एज वेल। रिसीट किससे आती हैं कंपनी में? जरा जनरली बताओ। रिसीट करना चाहते हो, कहां से आएंगे? सेल्स आएंगी, सेल से। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा ताल्लुक सेल से है ही नहीं। सेल कैसे करनी है, इससे कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई ताल्लुक नहीं है। कॉस्ट अकाउंटिंग का ताल्लुक है कॉस्ट किन किन चीजों पे खर्च होती है, उसको इकोनॉमिकल करो। कल हमने कहा था ना कि आपने मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट खर्चा है, खर्चे को मिनिमम रखना, यह तो अच्छी बात है। और प्रॉफिट को आप कहें सर जी प्रॉफिट भी मिनिमाइज नहीं, आप फौरन अब्रप्ट ले, नहीं सर जी प्रॉफिट मिनिमाइज हो गया तो हमारी तनख्वाहें कहां से निकलेंगी? प्रॉफिट मैक्सिमाइज। कॉस्ट इज नॉट अबाउट टू जनरेट रेवेन्यूज, इट इज रिलेटेड विद प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट थ्रू रिडक्शन इन कॉस्ट। प्रॉफिट 2 तरह से बढ़ सकता है। रेवेन्यू इंक्रीज कर दो, प्रॉफिट बढ़ेगा। बोलो 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 सब बोलो। अच्छा, अगर कॉस्ट भी रिड्यूस कर दें, प्रॉफिट बढ़ेगा। यहां पर हम रेवेन्यू रिलेटेड डिस्कशन या रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, सेल्स वाली कोई बात नहीं होगी। फाइनेंस की बात होगी, लेकिन कौन सा फाइनेंस? मैंने जानबूझकर इसको ब्रैकेट में लिखा है कि ये एंड पे आपके जहन में रहे कि ये पॉइंट नहीं भूलना। इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल पिक्चर, लेकिन फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ द पेमेंट्स रिलेटेड विद कॉस्ट। अच्छा, सारी पेमेंटें कॉस्ट के साथ नहीं ताल्लुक रखती। मसलन एक एडवर्टीजमेंट है, मार्केटिंग है, पेमेंट है ना, लेकिन इसका कॉस्ट से ताल्लुक नहीं, इसका सेल से ताल्लुक है। इसका ताल्लुक सेल से है। हम इसको यहां पर नहीं पढ़ेंगे, डिटेल में डेप्थ में नहीं जाएंगे। बात समझ आ गई? तो ये इट इज रिलेटेड विद द फाइनेंशियल पिक्चर ऑफ कॉस्ट। और कॉस्ट से जब हम मुराद लेंगे, तो मैंने पहले बताया कौन कौन से एरियाज कॉस्ट में आएंगे। मैंने जब बताया था कि ए ग्रिड है, बी ग्रिड है, सी ग्रिड है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कौन कौन से हैं? मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड्स। तो लिहाजा ये जहन में रखिए, इनकी रिपोर्टिंग कॉस्ट के एलिमेंट्स के मुतालिक होगी। यानी मटेरियल पे क्या खर्चा आया, लेबर पे क्या खर्चा आया, और दूसरे ओवरहेड जैसे फैक्ट्री रेंट है, ये लाइटिंग है, कैमरा रिकॉर्डिंग है, इन पे क्या खर्चा आया। तो इसकी रिपोर्टिंग वो होगी कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। हैं दो फर्क अब यहां पे सामने आए। ये भी फाइनेंशियल पिक्चर, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में भी फाइनेंशियल पिक्चर, वो ओवरऑल कॉस्ट की भी और रेवेन्यू की भी। लेकिन यहां पर वी आर स्पेसिफिक टू कॉस्ट। ये बुनियादी बातें, इनको ये ना समझना कि ये बड़ी एडवांस बातें कर रहा हूं, ये तो भी बुनियाद हो रही कि ये चीजें हैं क्या और कहां रिपोर्ट होती हैं। तो यहां पर भी फाइनेंशियल पिक्चर है, ये कॉस्ट है, ये ओवरऑल है। मैंने उसके ऊपर कॉस्ट नहीं लिखा, इसका मतलब है पेमेंट्स भी रिसीट भी इंप्लाइड हो गई बात। इफ इट इज फाइनेंस, फाइनेंस इज इंप्लाइडली रिलेटेड विद, अंडरस्टूड, भी रेवेन्यू भी, रिसीट्स भी, पेमेंट्स भी। लेकिन जब हम बात करेंगे कॉस्ट की, तो अब ये इट इज स्पेसिफिक, ये खास हो गई। कौन सी? वो पेमेंट जो कॉस्ट से ताल्लुक रखती है, उसकी पिक्चर बताएगी। तो लिहाजा इस डोमेन से रेवेन्यू तो सीधे ही बाहर होगा, रेवेन्यू रिलेटेड कोई बात नहीं होगी, इधर होगी भी तो सरसरी होगी। इज इट ओके? और फिर हमने ये कहा कि ये भी इंटरनल है। क्यों हमने कहा इंटरनल है, इसको एक्सटर्नल क्यों नहीं कहा? वजह यह कि डिसीजन मेकिंग से ताल्लुक रखती है, रूटीन के डिसीजंस। और रूटीन के डिसीजंस चूंकि इंटरनल पार्टीज ने लेने होते हैं, लिहाजा ये रिपोर्टिंग भी उन्हीं को करेगी जिन्होंने डिसीजंस लेने हैं। एक्सटर्नल पार्टीज डिसीजन लेती हैं, लेकिन एबनॉर्मल सिचुएशन में डिसीजन लेती हैं, यह बात ध्यान में रखना। नॉर्मल सिचुएशन में कभी एक्सटर्नल पार्टी डिसीजन नहीं लेती। इज इट ओके? श्योर? किसी के दिन में ऐसी बात तो नहीं आ रही कि देखिए क्रेडिटर्स का ताल्लुक यकीनन होता है, लेकिन ये अक्सर एक्सटर्नल में आ जाते हैं, क्योंकि क्रेडिटर्स डिसीजन आपका नहीं लेते,
वो अपना मतलब बैंक है। जनरली क्रेडिटर्स नहीं करते बोर्ड में डायरेक्टर्स अपॉइंट। मैं साहब ने बैंक से लोन लिया है, बैंक आपके डायरेक्टर्स को इलेक्ट नहीं करता, इलेक्ट होते हैं डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स इलेक्ट करते हैं शेयर होल्डर्स। हाँ, बहुत एक्सेप्शनल सिचुएशन आ जाए जब उनके पैसे मारे जा रहे हो तो फिर वो इकट्ठे हो जाते हैं क्रेडिटर्स, वो कहते हैं नहीं बोर्ड में हमारी रिप्रेजेंटेशन लेके आओ। रूटीन में ऐसे नहीं होता, रूटीन में शेयर होल्डर्स उनको इलेक्ट करते हैं। हाँ, क्रेडिटर्स आपके बिजनेस के साथ ताल्लुक बड़ा उनका गहरा होता है, लेकिन वो आपके बिजनेस के डिसीजंस नहीं लेते, वो अपने बिजनेस के डिसीजंस लेते हैं, चाहे वो आपसे जुड़े हुए हो, लेकिन आपके बिजनेस के डिसीजन आप खुद लेंगे। ओके, हाय हाय, ये तो वो है जहां पे पर जलते हैं जी। दे शुड नॉट टेक डिसीजन ऑफ पाकिस्तान। तो बस वो लेते हैं। हमारे यहां बहुत कुछ ऐसा होता है जो नहीं होना चाहिए। अब इसको भी स्टे विद इट, एक्सेप्ट, लिव विद इट। रेवेन्यू रिलेटेड कॉस्ट, हाँ जी, वो भी कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आएगी। हाँ, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे रेवेन्यू रिलेटेड कॉस्ट आपने कहा सर एडवर्टीजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, अब ये दोनों ताल्लुक रेवेन्यू से है, कॉस्ट से इनका ताल्लुक नहीं है, ये कॉस्ट रिलेटेड एक्सपेंस नहीं है, तो लिहाजा ये भी कॉस्ट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट नहीं बनेंगे। बिल्कुल, डिस्ट्रीब्यूशन सेल से ताल्लुक हो गया ना, ये भी कॉस्ट रिलेटेड आइटम नहीं है, इसको भी कॉस्ट अकाउंटिंग में डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, रिफ्लेक्ट कर देंगे कहीं, लेकिन हम साथ ही ये कह देंगे ये कॉस्ट की आइटम नहीं है। वेरी गुड। और कोई सवाल? ज्यादा कोई गहरी बात तो नहीं हुई? मैं फिर दोहरा दूं, ऑब्जेक्टिव बड़ा अहम होता है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का ऑब्जेक्टिव एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग करता कौन है? सब पार्टिसिपेट करें। स्ट्रेटेजिक लेवल, मैंने कहा कौन करता है? बाय होम स्ट्रेटेजिक लेवल, टू होम मेनली शेयर होल्डर्स एंड द कंपिटेंट अथॉरिटीज। ठीक है बात? कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सी फाइनेंशियल पिक्चर डिस्कस होती है? कॉस्ट रिलेटेड, रेवेन्यू रिलेटेड नहीं, चूंकि हमारा ताल्लुक ही कॉस्ट अकाउंटिंग के साथ है, सेल्स मार्केटिंग से नहीं। और ये रिपोर्टिंग किसको होती है? इंफॉर्मेशन हो गई कॉस्ट की, इधर इंफॉर्मेशन हो गई दो, कॉस्ट की भी रेवेन्यू की भी। इधर आपकी इंफॉर्मेशन हो गई सिर्फ कॉस्ट की, उस पर डिस्कशन होगी। और फिर रिपोर्टिंग किसको होगी? इंटरनल पार्टीज। कौन सी इंटरनल पार्टीज? ये इंटरनल पार्टीज, इन्हीं में रिपोर्टिंग होगी। ये इसको रिपोर्ट करेंगे, ये इसको रिपोर्ट करेंगे, इंटरनल पार्टीज को। और डिसीजन मेकिंग में भी कौन सी इंफॉर्मेशन होगी? हाँ, इंटरनल इंफॉर्मेशन होगी। और किसके मुतालिक? रूटीन डिसीजन मेकिंग के मुतालिक। और किन को होगी? जो आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स हैं उनको होगी। और उसकी बुनियाद पर वो क्या करेंगे? डिसीजन। ये मेजर फर्क था तीनों अकाउंटिंग्स में। एक में फाइनेंशियल पिक्चर, फिर दोहरा रहा हूं, एक्सटर्नल पार्टीज को रिपोर्ट। और फाइनेंशियल पिक्चर से मुराद रेवेन्यू भी, कॉस्ट भी। कॉस्ट अकाउंटिंग में कौन सी फाइनेंशियल पिक्चर? कॉस्ट की। कॉस्ट में जरा मुझे डिटेल बताएं, कौन सी कॉस्ट? मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। अच्छा, अब ये डिस्कशन हो गई। रिपोर्टिंग किनको होगी? इंटरनल पार्टीज। कौन सी इंटरनल पार्टीज? वो पैरामिड के स्ट्रेटेजिक लेवल है, डायरेक्टर्स हैं, मैनेजर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको रिपोर्ट होगी। अब आ जाए मैनेजमेंट के अंदर। मैनेजमेंट का सबसे अहम काम क्या है? डिसीजन मेकिंग। इनको डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन चाहिए। कौन सी इंफॉर्मेशन? जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो रही है, जो विद इन ऑर्गेनाइजेशन जनरेट हो रही है, उस इंफॉर्मेशन को, हाँ, दे विल कंसीडर एक्सटर्नल इंफॉर्मेशन एज वेल टू टेक डिसीजंस, लेकिन प्राइमरीली their decisions are all based on their internal positions. Is it clear? Sure. अगर बेटा किसी को नहीं समझ आया तो अभी भी पूछ लो, पूछो। देखिए, जब हम कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो इसका मतलब है कॉस्ट से मुतालिक डिसीजंस।
रेवेन्यू भी कंसीडर डेफिनेटली होगा, डिसीजन मेकिंग है ना, लेकिन जब अब इसको रिलेट कर देते हैं ना कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, तो फिर मेजर चीज ये वो डिसीजन होंगे जो कॉस्ट से ताल्लुक रखते हैं, यानी मटेरियल के मुतालिक, लेबर के मुतालिक, ओवरहेड्स के मुतालिक। ठीक है, रेवेन्यू कंसीडर डेफिनेटली होंगे, लेकिन हमारे सब्जेक्ट में मेजर चीज वो कॉस्ट रिलेटेड डिसीजन। और को बात पूरी तरह समझ में आ गई? घबराना नहीं है, सवाल करने से घबराना नहीं है। ऐसे क्यों यार? अगली आ गई नेचर। यार ये सारी बातें देखें बड़ी अहम है, बिल्कुल बुनियादी बातें हैं। क्या आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पढ़ा है, आप कॉस्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हो, तो बुनियादी से फर्क तो सामने होना। नेचर, नेचर के इसमें जो इंफॉर्मेशन है, सारा कुछ इंफॉर्मेशन ही है ना, वो कैसी है? इसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन इज अबाउट हिस्टोरिकल डेटा, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन, हिस्टोरिकल मीन विच इज हिस्ट्री, विच इज ऑलरेडी हैपेंड। ठीक, जो हो चुका है इन द पास्ट, जो पहले हो चुका है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टोटली रिलेटेड विद द हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। इज इट ओके? अब हम आते हैं, ये सब नोट तो कर लिया ना आपने? अब हम आते हैं जनाब कॉस्ट में। इट इज अबाउट हिस्टोरिकल प्लस फ्यूचर एज वेल। बस कॉस्ट में एक बड़ी अहम चीज होती है बजट है, प्रेजेंट एंड पास्ट इधर लिखा हुआ है, ठहर कितने लिखा है? कंसर्न विद बोथ पास्ट एंड प्रेजेंट रिकॉर्डेड इन हिस्टोरिकल। ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन इसमें फ्यूचर भी होती है। मैंने आगे जो एक बात, इसमें थोड़ा सा फ्यूचर एफ भी डाल दो, कोई बात नहीं, वो कुछ तो यार फर्क हो ना क्लास में और उसमें। देखें मैंने एक लफ्ज लिखा बजट, आपने कॉस्ट इनकर करनी है। आप मुझे ये जरा बताइए कि क्या आपको कॉस्ट इनकर करने के लिए कोई प्लान करना चाहिए? अच्छा, प्लानिंग पहले होती है या जब सर पे पड़ जाए उस वक्त होती है, या जब पढ़ के गुजर जाए तब होनी चाहिए प्लानिंग? प्लानिंग मस्ट बी इन एडवांस। और हमने कहा था किसी भी चीज की कामयाबी का ताल्लुक प्लानिंग के साथ है। तो बजट क्या? बजट हमेशा पहले बनाया जाता है। जैसे हमारे यहां जून में बजट पेश होता है ना, तो वो पिछले साल का बजट नहीं होता, अगले साल का बजट होता है। तो इट मींस के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर ये गो बड़ा 20-25 नंबर का सवाल आता रहा था। अब उन्होंने इसको MFA में ले गए हैं। वो यहां से ये तकरीबन मैंने भी इवन जब पढ़ा था, आज से 25 साल पहले कह लें, तो मैंने बजट को कॉस्ट में ही पढ़ा था। तो जब आप कहते हैं ना बजट, इट मींस एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब है फ्यूचर। तो इसमें फ्यूचर इंफॉर्मेशन भी दी जाती है कि सर जी हमने मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट बनाना है, एक प्रोडक्ट बनानी है, तो इसमें कितनी कॉस्ट आएगी। मतलब डिसीजन लेना है, भाई मैंने एक घर बनाना है, तो घर बनाने के लिए मुझे देखना चाहिए मेरे पास बजट कितना है, या मैंने कहना यार बिस्मिल्लाह करके शुरू कर दो, अल्लाह देगा इंशाल्लाह। बजट देखना चाहिए अपना, मींस फ्यूचर देखना चाहिए ना कि मेरे पास पैसे कहां से आएंगे, कितने आएंगे। अब वो सारा भी मटेरियल कितना आएगा, लेबर कितनी लगेगी, और एक्सपेंसेस कितने होंगे, पहले सोचना है, या जब शुरू कर दे तब सोचना है, या जब खर्चा खुर्चा हो जाए और आपने जिनको पैसे देने हैं वो आपसे लड़ाई शुरू कर दें पहले। इट मींस के कॉस्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो हिस्टोरिकल नेचर की भी है कि यार पहले पिछले महीने कितने पैसे लगे थे, अब कितनी महंगाई हो गई है, अब कितने लगेंगे। घर बना रहा हूं ना मिसाल के तौर पे, यार पिछले महीने कितने पैसे लगे, इस महीने कितने लग रहे हैं, आगे से मैं सोच लूं और कितनी महंगाई होनी है, यार पहले अरेंजमेंट कर लूं। तो इसमें तीनों ही आ गई, हिस्टोरिकल भी आ गई, प्रेजेंट भी आ गई, फ्यूचर भी आ गई, तीनों तरह की। लेकिन वो जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है ना, रिपोर्टिंग अथॉरिटीज को या शेयर होल्डर्स को, वो होती है कि हमने क्या क्या किया इस साल में, हमने पूरा साल बिजनेस रन किया, उस बिजनेस के अंदर हमारी परफॉर्मेंस क्या थी, हमने प्रॉफिट कितना कमाया, हमने लॉस कितना सफर किया, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारी लायबिलिटीज कितनी हैं। तो वो जो पुरानी डेट है ना, फॉर द ईयर
एंडेड, आपने लफ्ज दिखे होंगे, फॉर द ईयर एंडेड, एंड हो गया भाई, एंडेड का मतलब क्या, पास्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में ऐसे नहीं होता, बजट फॉर द ईयर, किस साल के लिए, 2030, 2025, इस तरीके से बजट बनता है। तो कॉस्ट में तीनों तरह की इंफॉर्मेशन अंडर डिस्कशन आ जानी है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये नेचर है इसकी इंफॉर्मेशन की। तीसरी में आ जाए मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का वर्ड हमने यूज किया, इट इज ऑल अबाउट व्हाट, डिसीजंस। अच्छा, डिसीजंस आर टू बी टेकन बाय कंसिडरिंग फ्यूचर, नॉट पास्ट। ज़हन में एक जरा बात रखना, पास्ट कंसीडर जरूर किया जाता है लेकिन उसकी बेसिस पर डिसीजंस नहीं होते। आपने किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी है, अब आप किसको ज्यादा वेटेज देंगे, सर पिछले 10 सालों में इस कंपनी ने कमाल ही प्रॉफिट कमाया, देखेंगे। अच्छा, आगे आपको इंफॉर्मेशन वो कंपनी दे रही है बैंकरप्ट हो गई, गोइंग कंसर्न इसका खत्म हो गया, बैन लग गया। अब आपका फैसला किस इंफॉर्मेशन पे बेस करेगा, पिछले 10 साल फैबुलस या अगले 1, 2, 4, 5 साल। तो डिसीजन इज नॉट बेस्ड ऑन हिस्ट्री, इट इज आपको फायदा या नुकसान उसके पास्ट से होगा। आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, आपको फायदा या नुकसान उसकी प्रीवियस हिस्ट्री से होगा या आपका फायदा या नुकसान उसके फ्यूचर की एक्टिविटीज से होगा, फ्यूचर एक्टिविटीज। इट मींस कि यहां पर जो प्राइमरी इंफॉर्मेशन है ना, इट मस्ट बी ऑफ फ्यूचरिस्टिक नेचर, प्रोस्पेक्टिव नेचर, नॉट हिस्टोरिकल। हिस्टोरिकल देखी जाएगी लेकिन इसकी बेस पर डिसीजंस लेना अक्लमंदी होगी। फ्यूचर देखो, फ्यूचर, क्योंकि आपका फायदा या नुकसान उसकी हिस्ट्री से कहीं ज्यादा फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। मैंने मिसाल दे दी, कंपनीज के अंदर शेयर होल्डिंग होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, बिजनेस किए जाते हैं, तो उन सब के अंदर पास्ट को कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन जिस पे आपका डिसीजन बेस करेगा वो हिस्ट्री नहीं है, वो फ्यूचर है। तो इसमें फिर इंफॉर्मेशन की लुक कौन सी आ गई, कौन सी इंफॉर्मेशन, फ्यूचर इंफॉर्मेशन। मैं ये नहीं कह रहा कि पास्ट को कंसीडर नहीं करना, देखा जाता है, देखा जाता है, लेकिन डिसीजन उस पर बेस करना चाहिए जब तक आपके सामने फ्यूचर ना हो। कभी पास्ट को सामने आगे फैसला नहीं कीजिए, कंसीडर कर लीजिए, लेकिन फैसले में इसको हम कहेंगे इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन। इररेलेवेंट, छोड़ दो उसको, पास में क्या हुआ, ये देखो फ्यूचर में क्या होने जा रहा है, इसको सामने रख के फैसला करो, वरना पैसे को बात होगा। ये वाइज अप्रोच है, अकलमंद अप्रोच है। सुमन बुकमन तो नहीं हो रहा, ठीक है, गुड। सो इट मींस नेचर ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सारी पास्ट। क्या क्या हो गया सर जी, पास्ट। फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड एज एट ए सर्टेन पास्ट डेट। कॉस्ट, पिछली इंफॉर्मेशन भी बताओ भाई क्या हुआ, अब क्या कर रहे हो, फ्यूचर में क्या करना चाहते हो, रिलेटेड विद कॉस्ट, नॉट रिलेटेड विद एनी एक्सटर्नल और फाइनेंशियल, एक्सटर्नल फाइनेंशियल पोजीशन। इज इट वेरी क्लियर? और डिसीजन मेकिंग में कौन सी इंफॉर्मेशन, फ्यूचर। अच्छा, ये बात आपके दिल को भी लगती है कि ऐसे ही होना चाहिए, या अच्छा सर किताबों में लिखा हुआ तो चलो ठीक है, होना ही ऐसे चाहिए, एग्रीड। अगली बात हम आ जाते हैं जनाब, इसमें प्रिंसिपल्स कौन से देखे जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस कौन से होते हैं। इसमें आप लोग क्या पढ़ रहे हो, हिस्टोरिकल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में क्या पढ़ रहे हो, IFRS। इसमें जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं वो बेस्ड ऑन इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी फाइनेंस रिसीट्स भी, फाइनेंस पेमेंट्स भी, उसके मुतालिक असूल तय हैं। जैसे आप मुझे बता सकते हो कॉस्ट से रिलेटेड IFRS का नंबर क्या है, भूल गए हो? रेवेन्यू से रिलेटेड क्या नंबर है, 16, 15। कॉस्ट से मैं जब पढ़ता था उसके बाद से 10-15 साल तक तो ये IAS ही होता था, IAS 2 होता था, मुझे IFRS का नंबर याद नहीं। वो कॉस्ट को कवर करता था, 16 हमारे जमाने में रेवेन्यू को कवर करता था। इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज वही, इन्वेंट्रीज मटेरियल से बनती हैं, लेबर से बनती हैं, ओवरहेड से बनती हैं,
तो वही हो गई बिल्कुल सही है, कॉस्ट से रिलेटेड है। तो IFRS 2 अगर ये इन्वेंट्री से, इसका मतलब कॉस्ट से रिलेटेड है। तो ये यहां पर जो भी रिपोर्टिंग होगी, चाहे कॉस्ट की रिपोर्टिंग हो चाहे रेवेन्यू की रिपोर्टिंग हो, देयर आर सर्टेन स्टैंडर्ड्स। कॉस्ट के अंदर बहुत कम स्टैंडर्ड्स, इंटरनल रिपोर्टिंग है ना, हर ऑर्गेनाइजेशन की इंटरनल रिपोर्टिंग डिफरेंट होती है। इट इज फॉर माई रिक्वायरमेंट, मैं चाहता हूं मुझे ये इंफॉर्मेशन, मिसाल के तौर पे मैंने अगर रिपोर्ट करनी है ना अपने कॉलेज की किसी अथॉरिटी को, से ICAP को करनी है, मैं कहूंगा सर इतने स्टूडेंट्स, इतना रेवेन्यू, इतनी कॉस्ट, इतना प्रॉफिट, बस खत्म होगी बात। मैं इंटरनल रिपोर्ट पे आता हूं। इंटरनल रिपोर्ट अब कैसे होगी, एक क्लास में मुझे कॉस्ट चाहिए पर क्लासरूम, ICAP नहीं पूछेगा पर क्लासरूम, ये मैंने डिसीजंस लेने हैं ना। पर टीचर, ये एक और व्यू आ गया, पर क्लासरूम कॉस्ट हो रहा है, पर टीचर क्लासरूम हो रहा है। अच्छा, मैं कहता हूं कॉस्ट इनकर्ड पर स्टूडेंट, हर स्टूडेंट पे कितना खर्चा आ रहा है ये बता दो। कॉस्ट इनकर्ड पर कैंपस, हो सकता है हमारे इंशाल्लाह 2-1 दिन में एक और कैंपस भी साथ आ जाए, पर कैंपस। तो ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक है, इट इज नॉट रिक्वायर्ड बाय द ICAP। तो जो इंफॉर्मेशन आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो उसका स्टैंडर्ड आप बना देते हैं, बिगाड़ देते हैं। मैंने एक दफा स्टैंडर्ड का, मैंने कहा पर क्लास दो, इस पे बात खत्म नहीं हो जाएगी, पर स्टूडेंट दो, पर टीचर दो, पर रूम दो, पर कैंपस दो। ये इंटरनल पर्पस के लिए है। देयर इज नो डेफिनेट थंब रूल, कोई IFRS नहीं है टू मीट द रिक्वायरमेंट्स एंड नीड्स ऑफ द इंटरनल पार्टीज। इसमें भी जो आपकी ये प्रिंसिपल्स हैं, नो डेफिनेट प्रिंसिपल अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लाइंट, अप टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ बिजनेस अच्छा, इसमें एक तो ये कभी कभी थोड़े से असूल भी आ जाते हैं, जैसे शायद आपने इंट्रो में पढ़ा हो, एक असूल है कॉस्ट शुड बी हायर ऑफ या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री। आपने कहा इन्वेंट्री हमने पढ़ा, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, मैं कॉस्ट या वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री कहता हूं। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री क्या होती है, हायर ऑफ कॉस्ट और सॉरी नजर नहीं आ रहा पीछे, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री हायर ऑफ अच्छा, मैं देख रहा हूं कि हाले तक सोते पे ने। हाँ, मैं टेस्ट भी करूंगा, मैं हायर ही जान देना सी, तो लिहाजा जागते रहना, सिर्फ मेरे पे ना रहना। लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV, ये आ गया, ये थंब रूल है, हर जगह फॉलो करना पड़ता है। वो बोलो भी तो जाओ, तो जहां पर थंब रूल आ गया वहां प्रिंसिपल आ गया। समटाइम्स देयर मे बी प्रिंसिपल्स which are to be followed in cost. Most of the time there are no principles. Sometime principle, sometime no principle. It's up to the needs of the business. बात समझ आई? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में IFRS, कॉस्ट अकाउंटिंग में कुछ IFRS, ज्यादातर नीड, क्योंकि इंटरनल पर्पज है ना यार, एक्सटर्नल लोगों को तो जवाब नहीं देना, जो पार्टी इंटरनल चाहती है उसको इंटरनल कर दें। इसमें आखिरी पॉइंट आ जाए, ये इसमें जनरली नो प्रिंसिपल्स। रिक्वायरमेंट ओवर रूल द रूल्स, रिक्वायरमेंट ओवर रूल द रूल्स। बुनियादी बातें हैं, जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से रूल बन जाएगा। देयर इज नो डेफिनेट रूल। रिक्वायरमेंट एंड नीड एंड डिसीजन इज मोर इंपॉर्टेंट इंस्टेड ऑफ द IFRS, इंस्टेड ऑफ द एक्सटर्नल अथॉरिटीज। माई नीड ऑफ द बिजनेस इज वर्थ मोर देन एनी अदर थिंग। क्योंकि डिसीजन करना है ना, तो डिसीजन के लिए मुझे बहुत हैजर्ड किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। मैंने बाहर वालों को कुछ नहीं बताना,
मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की कन्वीनियंस और पोजीशन को सामने रख के डिसीजन लेने हैं। लिहाजा जिस तरह मैं चाहता हूं वैसे इंफॉर्मेशन दो, जिस तरह IFRS चाहता है मुझे वैसी इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए भाई। मैंने बाहर वालों को कुछ नहीं बताना, मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन की नीड, नेसेसिटी, पॉलिसी उसको सामने रख के डिसीजन। वेरी क्लियर, कोई कंफ्यूजन तो नहीं बेटे? ये बुनियाद है, बुनियाद जितनी स्ट्रांग होगी ना उतनी ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होगा। फिर हमने बात की प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं भाई, कहां कहां? कॉस्ट में किसी किसी जगह प्रिंसिपल्स, अक्सर जगह पर नहीं। और यहां पर प्रिंसिपल्स और रिक्वायरमेंट का अगर आपस में टाकरा हो जाए, प्रिंसिपल इज डू दिस, रिक्वायरमेंट सेज डू दिस, रिक्वायरमेंट इज प्रेवलेंट। मैंने कहा रिक्वायरमेंट ओवर रूल द रूल्स। वो कहते नहीं भाई फैसला करना है, मैंने करना है, मुझे मेरी मर्जी की इंफॉर्मेशन दो। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जनाब मैंने एक बिजनेस करना है, उस बिजनेस में मुझे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मैं अपनी कन्वीनियंस से इंफॉर्मेशन लूंगा, बिजनेस की नेचर को देख के लूंगा, अपने फंड्स को देख के लूंगा, अपने स्टाफ को देख के लूंगा, अपनी स्किल्स को देख के लूंगा। ठीक है, तो ये मेरा डिसीजन मेकिंग है। तो लिहाजा मैं, हो सकता है किसी आदमी के लिए पैसा मसला ना हो, वो कहेगा यार मेरे लिए स्किल बहुत बड़ा मसला है, बताओ स्किल अवेलेबल है, पैसे को छोड़ो, मेरे लिए पैसा मसला हो, मैं कहूं यार स्किल मेरे पास बढ़िया है, मुझे बताओ पैसा कितना लगना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट पैसे को देख के हो रही है, मैं रिपोर्टिंग पैसे के ऊपर लूंगा। उसकी रिक्वायरमेंट पैसे को देख के नहीं हो रही, उसकी रिक्वायरमेंट स्किल्स को देख के हो रही है, वो डिसीजन स्किल्स पे लेगा। अब इनको कोई नहीं रोकेगा, वो कहेगा तुमने स्टैंडर्ड के खिलाफ किया, वो कहेगा तुमने स्टैंडर्ड के खिलाफ। वो भाई हर आदमी की एक रिक्वायरमेंट है, अपनी मर्जी की इंफॉर्मेशन ले, उस पर डिसीजन ले। इट्स अप टू द इंडिविजुअल्स। इज इट ओके? सही तरह समझ आ रही है? बिल्कुल सही तरह, क्योंकि मैं चाहता हूं कि बुनियाद स्ट्रांग हो जाए। नोट्स, फिर आर नोट्स। शुक्रिया, ये जरा आपने ध्यान रखना है। चलते फिरते मैं बहुत सारी चीजें ना इधर उधर फैज बांटता रहता हूं। अच्छा जी, डेटा इसमें कौन सा यूज होगा? फाइनेंशियल के अंदर आप लोगों ने रिपोर्टें बनाई है ना, P&L बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट बनाई है। क्या होता है? खाली इंफॉर्मेशन क्वांटिटेटिव एंड मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। अच्छा, पढ़ लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने इंट्रो के अंदर एक रिपोर्ट बनाई जनाब कि मुझे प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट आप कहते हैं कि जी ये बताओ सेल कितनी हुई और ये बताओ कि कॉस्ट कितनी लगी। सादी सी बात, प्रॉफिट कैलकुलेट करना हो तो हम देखते हैं सर सेल कितनी और ये देखते हैं कि कॉस्ट कितनी। सेल में से कॉस्ट माइनस कर दें, क्या चीज आ जाएगी? प्रॉफिट। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहती है सेल्स को भी मॉनेटरी टर्म्स में लाओ, कॉस्ट को भी मॉनेटरी टर्म्स में लाओ, प्रॉफिट निकाल लो। इट इज बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पिक्चर। यू मस्ट ऐड द वर्ड मॉनेटरी। वो कुछ चीजें ना जरा किताब में नहीं मेंशन की जाती, इसलिए कि टू डिफरेंशिएट द किताब एंड द लेक्चर। समझे? हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाया करते थे कि नोट्स में ना कभी कभी गलती रखा करो। हमरा ये क्या बात हुई, नोट्स में गलती रखा करो? इसलिए कि बच्चों को क्लास की अहमियत का एहसास रहे कि नोट्स में गलती हुई तो टीचर इधर ठीक करा देगा, वरना कहें चलो नोट्स आगे वह पढ़ लेंगे। अब उनको पता हो कि हो नोट्स में कोई ना कोई गड़बड़ हो सकती है, क्लास पढ़नी बड़ी जरूरी है। इसलिए समझा? बड़े बड़े लॉजिक हैं। तो हमने बात की डेटा, मैंने लिखा क्वांटिटेटिव, लेकिन साथ ही आपने लिखा ना मॉनेटरी मेजरमेंट, मॉनेटरी वैल्यूज मीन हर चीज को पैसे में गिन के आप रखो। मतलब बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग मैं ये भी कह सकता हूं इसकी एक मेजरमेंट ये है ना कि इट इज 2 कनाल बिल्डिंग, मेजरमेंट है। हाँ, फाइनेंशियल के अंदर 2 कनाल नहीं लिखना, फाइनेंशियल के अंदर लिखना है लिखो कितनी होनी है 55 करोड़ में उन्होंने ली, जिन्होंने ली 55 करोड़ लिखो, 2 कनाल नहीं लिखो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रहेगी ये। अब मैं कहूंगा मैंने ये रोस्ट्रम बनाया, ठीक, मैं कह सकता हूं इसमें 2 शीटें लगी
लसानी की, चलो लागे लसानी लकड़ी की एक किस्म, लसानी की 2 शीटें या 10 kgs ऑफ द वुड, चलो मेजरमेंट है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहेगी गलत, गलत, बताओ पैसे कितने, मैं कहूंगा 6,500 रुपया। मॉनिटरी टर्म्स, क्वांटिटेटिव है, लेकिन क्वांटिटेटिव मॉनिटरी से अलग भी तो केजेस भी तो हो सकते हैं, नंबर ऑफ पीसेस भी तो हो सकते हैं, लीटर्स भी तो हो सकते हैं। नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग है नहीं, गलत है, इसको छोड़ दो, पैसे बताओ। ठीक, एवरीथिंग इज मेजर्ड इन मॉनिटरी यूनिट्स। पूछो। जी जी जी, लेकिन क्वांटिटेटिव से मुतालिक ही नोट्स होते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द नोट्स। जब भी कोई बात की जाती है ना, एक्सेप्शनल सिचुएशन नहीं दी, जनरल दी जाती है, तो वो जितने नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं वो जनरली वो क्वांटिटेटिव मॉनिटरी मेजरमेंट पे होते हैं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट बहुत कम होते हैं, वेरी रेयर, अनटिल और अनलेस का वो इन्होंने बड़े ब्लंडर्स किए हुए, फिर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। अच्छा, कॉस्ट के अंदर आ जाएं, कॉस्ट के अंदर आ जाएं, इसमें जो डेटा है वो भी क्वांटिटेटिव है, यहां पर डेटा भी क्वांटिटेटिव है, यहां पर भी क्वांटिटेटिव, यहां पर भी क्वांटिटेटिव। 2 फर्क है, जरा मुझे बताएं, आप सोच के बताएं, यहां पर कौन सा क्वांटिटेटिव डेटा है? रेवेन्यू एंड कॉस्ट, बिल्कुल सही। यहां पर क्वांटिटेटिव डेटा रेवेन्यू का भी है, यहां पर क्वांटिटेटिव डेटा कॉस्ट का भी है। अच्छा, अब मैं आ जाऊं कॉस्ट में, यह भी क्वांटिटेटिव है सिर्फ को। वेरी नाइस, वेरी नाइस, इट मींस यू आर गेटिंग इट, नाइस नाइस नाइस। इसमें क्वांटिटेटिव, इधर मैं लिख देता हूं भाई, रिसीट्स भी कॉस्ट भी, रेवेन्यू भी कॉस्ट भी। इधर मैं कहता हूं क्वांटिटेटिव है लेकिन कॉस्ट। एक फर्क और, यह आपने बिल्कुल सही पिक किया, उधर डेटा क्वांटिटेटिव है लेकिन रेवेन्यू कॉस्ट दोनों, इधर डेटा क्वांटिटेटिव है सिर्फ कॉस्ट। एक फर्क हो रहा है, बताओ। बिल्कुल ठीक, 100% करेक्ट। उधर था मॉनिटरी, इधर अदर देन मॉनिटरी भी। इधर वो कहेगा जी मटेरियल, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ जाएगी, वो कहेगा जी इस पे मटेरियल लगा है 4,000 का, ₹4,000, ठीक। कॉस्ट आ जाएगी, वो कहेगी ठीक है 4,000 इज फाइन। हाउ मेनी केजीज ऑफ वुड? केजीज भी बताओ, केजीज भी बताओ। अब इसमें मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी दोनों ही आ गए। हो, क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटी है ना, हाँ, ये क्वालिटेटिव नहीं है। ये केजीज भी क्वांटिटी है लेकिन नॉन मॉनिटरी है, वो भी क्वांटिटी है लेकिन मॉनिटरी है। ये इधर नहीं लिखना सारा कुछ, आपके सर नोट्स में तो ये है ही कोई नहीं, वो सारा कुछ ही नोट्स में होगा, तो फिर हमारे पास पढ़ने कौन आएगा? समझ आई बात? तो सारी जंबील इधर ही नहीं खत्म कर देनी। तो बहुत क्वांटिटेटिव, फर्क यू नो, इधर रेवेन्यू भी कॉस्ट भी, इधर सिर्फ कॉस्ट, और इधर मॉनिटरी, इधर मॉनिटरी प्लस नॉन मॉनिटरी। यू गॉट द डिफरेंस? वेरी अलर्ट। नींद तो नहीं आ रही? आ रही तो सो जाओ, कोई बात, हम नहीं तंग करेंगे। वैसे जिस क्लास में मैं होता हूं ना, तो मेरी आवाज की पिच इतनी होती है, 2 बच्चे भी बैठे हो ना, तो मैं 100 की तरह ही पढ़ा रहा होता हूं। तो यहां पे सोना बड़ा मुश्किल है, आप सो जाएं तो आपकी हिम्मत है। एंड इफ यू आर सो करेजियस एंड ब्रेव, देन आई हैप्पीली परमिट यू टू स्लीप। जी, शुरू में इजाजत दे दिया करें, शुरू से लेके एंड तक इजाजत है। चलिए प्लीज प्लीज, जी जी जी, सवाल है कोई? अच्छा, हमने क्या बात की, बुक में आपको ये नजर आएगा क्वांटिटेटिव क्वांटिटेटिव, आप कहेंगे फर्क क्या हुआ? अब आपने खुद ही फर्क बताया, सर जी उधर रेवेन्यू भी कॉस्ट भी, इधर सिर्फ कॉस्ट, और साथ एक बड़ा फर्क, इधर नोट कर रहे हो आप लोग? इधर नोट कर, लाजमी करना, और ऑनलाइन वालों तुम भी करना, साथ साथ टच देते रहना चाहिए। मुझे समझाया दूसरे टीचर ने, सर जी ऑनलाइन वालों को आपने ना नॉक करते रहना, वो ना कहीं सो जाए। तो सब ऑनलाइन फिजिकल सब कि इसमें क्वांटिटेटिव है कॉस्ट का, लेकिन एक और फर्क, मॉनेटरी भी
नॉन मॉनिटरी भी, बिल्कुल सही है। केजीज भी, रुपीज भी, लीटर्स भी, रुपीज भी, फिट भी, रिपीट भी, रुपीज भी, फाइन। अच्छा इधर आ जाओ मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट होती है भाई डिसीजन मेकिंग। इसमें मेयर क्वांटिटी इज नॉट सफिशिएंट टू टेक डिसीजन, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट एज वेल। मिसाल के तौर पे कॉस्ट कह रही है सर ये वाला मटेरियल अच्छी क्वालिटी का इस सप्लायर से बड़ी रीजनेबल प्राइस में मिल जाएगा, कॉस्ट ये कह रही है। इंफॉर्मेशन दे दी मैनेजमेंट को, सर मटेरियल ए कैन बी परचेज फ्रॉम ए सप्लायर हु इज नोन फॉर क्वालिटी एट अफोर्डेबल रेट्स। जबरदस्त यार, जबरदस्त, बहुत अच्छा। मैनेजमेंट के पास गया, उन्होंने कहा ये बताओ कि ये कितनी देर में मिलेगा। उन्होंने कहा सर देर वाली बात तो उन्हें पूछी कोई नहीं, वी कैन बाई इट, वी कैन गेट इट। हाँ कितनी क्वांटिटी में, कितनी देर में बताओ। उसने कहा फोन किया, उसने कहा सर 2 महीने लग जाएंगे। मैं कहा मुझे तो ऑर्डर आया हुआ है। मैं सप्लायर से क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, मैं कस्टमर से पूछूंगा सर बड़ी कमाल की चीज है, मार्केट में मटेरियल ऐसा जिंदगी में आए कभी नहीं, आ जाएगा, थोड़ा सा सब्र करे 2 महीने। वो कहा भाई मैंने आगे कस्टमर के साथ एग्रीमेंट किया हुआ, फोत हो जाएगा वो, मैं भी फोत हो जाऊं। तो ये फोत हो जाना क्वालिटेटिव है या क्वांटिटेटिव? क्वालिटेटिव। हाँ, नॉट ओनली प्राइस मैटर्स बट द डेट ऑफ डिलीवरी, डिस्पैच आल्सो मैटर्स, क्वालिटी आल्सो मैटर्स। ये सारी चीजें क्वालिटेटिव इश्यूज हैं, ये क्वांटिटेटिव इश्यूज नहीं है। प्राइस बहुत कम है, लेकिन किस सीजन में अवेलेबल होगा, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, मेरे ऑर्डर को मीट कर सकेगा या नहीं कर सकेगा। मुझे कोई वारंटी देगा साथ, गारंटी देगा साथ, ठीक, वारंटी गारंटी समझते हो ना। एक बंदे ने सप्लाई की, उसने कहा सर जी आपकी चीज आपका रिस्क, मेरे से चली गई तो खत्म। तो दूसरा बंदा कहता है सर बिल्कुल घबराना नहीं, आफ्टर सेल दूंगा, 1 साल तक दूंगा। अब ये चीज महंगी दे रहा है, ये सस्ती दे रहा है, आप मुझे बताओ आपका डिसीजन किधर जाएगा? महंगी की तरफ। क्यों? आफ्टर सेल दे रहा है, पूरे 1 साल की दे रहा है, बहुत सारी सरदर्द इसने में। सर सप्लाई भी घर में दूंगा, सप्लाई भी डोर स्टेप हो जाएगी, और अगर डेट ओवर हो गई कंपनसेशन भी दूंगा। ये सारे कौन से मैटर्स हैं? क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव। अब आप मुझे बताएं ऐसे सप्लायर को उसकी कीमत ज्यादा होने के बावजूद आप देना चाहेंगे ऑर्डर या नहीं? किस बेस पे? क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव। ये नहीं है कि मैंने क्वांटिटेटिव देखा नहीं, वो कहेगा सर सारी सर्विसेज हैं, मार्केट में ये चीज मिलती है 50,000 की, मैं 5 लाख लूंगा। अब आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इतनी क्वालिटी। क्वांटिटेटिव भी देखनी है, एक हद तक भी होगा ना यार। 50 की चलो 55 कर लो, 56 कर लो, 60 कर लो यार, लेकिन ये इतनी बड़ी सर्विसेज तो नहीं है कि आपका 50 को मैं 5 लाख में कर दूंगा। अब आप क्वांटिटेटिव पे भी थोड़ा सा हार्ड हेडेड हो गए। तो क्वांटिटेटिव अलोंग विद क्वालिटेटिव डिसीजन मेकिंग में दोनों होनी चाहिए या कोई एक होनी चाहिए? आप बताओ। दोनों एट ए टाइम, नॉट ओनली क्वांटिटेटिव, नॉट ओनली क्वालिटेटिव, बोथ। लेकिन वो जो पीछे हमने दोनों डिस्कस की ना, वो सारी क्वांटिटेटिव थी। यहां पर चूंकि फैसला करना है, तो फैसला आपका खाली क्वांटिटेटिव पे नहीं होगा, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स भी देखे जाएंगे। इन दोनों को देख के फिर फैसला होगा। इज इट ओके? तो क्या डिफरेंस हमने किया? इसमें जो डेटा यूज होगा वो कौन सा? कौन सा? रेवेन्यू प्लस कॉस्ट। और मेजरमेंट नोट कर लिया ना, कॉस्ट में आ जाए कौन सा डेटा? कॉस्ट। और कौन सा? मॉनिटरी, लेकिन साथ ही नॉन मॉनिटरी। और डिसीजंस में क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बोथ। ये देखो, ये बड़ी अहम चीजें थी कि आपने फाइनेंशियल में क्या पढ़ा है या पढ़ना है, फिर कॉस्ट में क्या पढ़ना है, फिर मैनेजमेंट में क्या पढ़ना है। इनमें वो इंट्रिकेसीज, वो डेलिकेट से फर्क ये पता होने चाहिए। जब आपने जो पढ़ना है ना, तो उसके दरमियान कुछ बारीक नुक्ते होते हैं, वरना तो सारी काउंटिंग है।
कॉस्ट भी एक अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट भी एक अकाउंटिंग है, फाइनेंशियल भी एक अकाउंटिंग ही है ना, तो फिर इनमें फर्क मेरे ख्याल में आपको बड़े वाजे समझ आया। फिर जरा मेरे साथ चलो, फिर चलो। नंबर 1 पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ऑब्जेक्टिव, जल्दी रिपीट करो। एक्सटर्नल रिपोर्टिंग, एक्सटर्नल रिपोर्टिंग से मुराद टू स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इन बिजनेस, नो। कॉस्ट में ऑब्जेक्टिव इंटरनल रिपोर्टिंग, कौन से? इन्वॉल्व इन बिजनेस, रूटीन बिजनेस। मैनेजमेंट में इंटरनल, ये इंटरनल फॉर डिसीजन मेकिंग। लेकिन यहां पर वो इंफॉर्मेशन है सिर्फ कॉस्ट, ये भी इंटरनल, ये भी इंटरनल, लेकिन ये सिर्फ कॉस्ट, ये फैसले कॉस्ट एंड रेवेन्यू बोथ। लेकिन हम अपने सिलेबस में रेवेन्यू नहीं चढ़ेंगे क्योंकि कॉस्ट रिलेटेड मैनेजमेंट हो रही है। दूसरा पॉइंट जल्दी, क्विक। नेचर ऑफ व्हाट, बिल्कुल सही, इधर बताइए। हिस्टोरिकल, व्हाट हैड ऑलरेडी हैपेंड, पास्ट। इधर होने चाहिए। अच्छा, बात वो करना जो दिल से जो निकलती है असर रखते, असर वही होगा जो दिल से निकल। इधर आ जाओ। मेजरली फ्यूचर, अगर पास्ट नहीं भी अवेलेबल कोई बात नहीं, लेकिन फ्यूचर अवेलेबल होना चाहिए जिसकी बेसिस पे आपका डिसीजन होगा। आगे आ जाओ। फाइनेंशियल, अग्रीड। मैनेजमेंट में देखिए, प्रेजेंट में तो डिसीजन होता है, लेकिन डिसीजन आगे को देखो। आप सीए में आए, होता है, लेकिन मेजरली आप सीए में आए, रोजाना लेक्चर पढ़ रहे हो, ठीक। आपका फैसला मेजरली वो एंड पे जाकर, जब मैं सीए बन जाऊंगा, इतनी तनख्वाह हो जाएगी, गाड़ी आ जाएगी, घर आ जाएगा, जहां जाएंगे सलूट पड़ेगा, हमने कहा सर बिस्मिल्लाह। मेनली इट वाज फ्यूचर। आप एडमिशन लेने के लिए आए, आपने प्रेजेंट नहीं देखा कि मेरा इस वक्त मेरी क्या पोजीशन है, कल क्या पोजीशन थी, क्या फेलियर से, आपने सारा ही फ्यूचर देखा। तो बात होती है मेजर टिल्ट किधर है, थोड़ा बहुत कंसिडरेशन होती है, लेकिन जब आप यस और नो करते हैं तो मेजर टिल्ट देखते हैं। अच्छा जी, आगे आ जाओ। कहां पे थे? प्रिंसिपल्स। इधर लिमिटेड, वेरी लिमिटेड, फ्यूअर प्रिंसिपल्स। जैसे मैंने आपको एक प्रिंसिपल बता दिया कि यार कॉस्ट का एक प्रिंसिपल है कि जब आपने किसी चीज की कॉस्ट देखनी हो ना, तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी होती है कि फ्यूचर में जाके ये मार्केट में कितने की बिक सकती है, डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक। या आपने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, एक होता है FIFO, एक होता है वेटेड एवरेज, किसी भी चीज की कॉस्ट को डिटरमिन करने के तरीके, ये बाद में आएंगे। तो ये दो हमें अलाउड हैं। एक तीसरा भी हम पढ़ते थे, मैंने अपने जमाने में पढ़ा हुआ, LIFO, लेट इन फर्स्ट आउट। अब हम नहीं पढ़ते, प्रिंसिपल ने कहा ना पढ़ो, हम प्रिंसिपल पे आगे नहीं पढ़ते भाई। तो देयर आर फ्यूअर प्रिंसिपल्स एंड सब्सटेंशियली नो प्रिंसिपल, लेकिन रिलेटेड विद कॉस्ट, सबसे बड़ी चीज। और इधर जो नेचर थी वो कौन सी थी? नो, हमने कहा इट्स अप टू द रिक्वायरमेंट। मैंने लफ्ज लिखा रिक्वायरमेंट ओवर रूल द रूल्स, नो रूल्स रेगुलेशन, नीड, नेसेसिटी, उसको सामने रख के टेलर मेड करो, मेरी जरूरत के मुताबिक बिल्ड करो। इज इट क्लियर? आखिरी चीज क्या पड़ी थी? डेटा। इसमें कौन सा? क्वांटिटेटिव एंड मॉनिटरी एंड रेवेन्यू कॉस्ट। वेरी गुड, वेरी गुड। इधर आओ। क्वांटिटेटिव, लेकिन कौन सा? कॉस्ट, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। इधर आ जाओ। क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, और क्वांटिटेटिव में फिर आगे दो बातें, मॉनिटरी, नॉन मॉनिटरी। आई होप सो कि ये बड़ा ही अहम लेक्चर आपको कुछ ना कुछ समझ में आ गया हो। इज इट सो? मुझे प्लीज टाइम बताइए। पूरा फिनिश। देखो, ये देखने में छोटा नजर आ रहा है, लेकिन ये असल में बुनियाद है आपकी कंपैरिजंस। अभी मैं होमवर्क नहीं दे रहा दो एक दिन तक,
अभी होमवर्क नहीं दे रहा। मैं चाहता हूँ आप चीज़ों से ज़रा अभी फेमिलियर हों। अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, कोई सवाल हो कीजिएगा। आप लोगों के ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएंगे इंशाल्लाह, उसमें आप अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिएगा और उसमें जो मेरे टीए होंगे वो भी आंसर करेंगे, मेरे साथ इंटरेक्ट करके आंसर करेंगे। समटाइम्स मैं भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आके आपके क्वेश्चंस देखूंगा और फिर उसको आंसर करूंगा। और हफ्ते में 2 जूम की मीटिंग भी होंगी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के साथ, और उन जूम मीटिंग्स में आप मेरे साथ लाइव इंटरेक्टिव करते हुए क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आई होप के इट विल सर्व योर पर्पस इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक।